इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और फिर खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बात होगी सबसे पहले भ्रष्टाचार पर, किसका दामन सबसे साफ है। चुनाव से पहले चिराग पासवान के बयान के मायने आपको समझाएंगे। अब कौन सा पद संभालेंगे के पाठक, ये भी आपको बताएंगे और साथ ही तिरंगे के रंग में रंगे आसमान भी आपको दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी है। हर विभाग और हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है, जिस पर पलटवार करते हुए एनडीए के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर जवाब दें। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है। अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाए। वोट आपको बुला रहा है, इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन बिहार राजनीति में नेता अभी से एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अपराध के मुद्दे पर बिहार सरकार को बार बार घेरने वाले तेजस्वी यादव ने इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और हर विभाग और हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है। निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर तो जवाब दें। उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं? उनसे कभी आपने पूछा है कि आप पर जो नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, या आप करोड़पति हो गए बिना कुछ काम किए हुए, बड़ा बड़ा घर में, और कोर्ट आपको, तो कोर्ट में मैटर है ना, कोर्ट आपको बुला रहा है, इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव सहित पूरे महागठबंधन के नेताओं को बिहार के विकास पर बहस की चुनौती दे डाली। सरकार चुना जाता है कि जो भी प्रदेश है उसका विकास हो। बिहार के विकास पर अगर प्रतिपक्ष की नेता की हिम्मत है तो वो हमसे डिबेट करके देख लें। कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव अपराध के मुद्दे पर निशाना साधा करते थे, कभी लिस्ट जारी कर तो कभी सवाल उठाकर। जब जब तेजस्वी अपराध का आंकड़ा गिनाते तब तब एनडीए के नेता लालू राबड़ी के 15 साल का आईना सामने रख दिया करते थे। अब की बार तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार की बात की है तो एनडीए के नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के शासनकाल में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत को समझने के लिए पहले जानना जरूरी है कि तेजस्वी यादव ने आरोप क्या लगाया है। तो आइए जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने बिहार में संगठित भ्रष्टाचार के जरिए घूसखोरी का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि अधिकारियों के जरिए जो मंत्री हैं वो 30% कमीशन लेते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो चुनाव खर्च है वो योजना के टेंडर से निकाला जा रहा है। अब जैसे ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया तो एनडीए के नेताओं की तरफ से पलटवार शुरू हो गया है। एनडीए के नेता एक सुर में तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गए और पलटवार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जेडीयू से संजय झा और बीजेपी से दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया। संजय झा ने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव क्यों नहीं बताते कि इतने कम उम्र में उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। वहीं दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को तो विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती दे डाली। अब भ्रष्टाचार पर आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत को समझते हैं। दरअसल तेजस्वी अभी आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं
उनके सामने विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेवारी है, लेकिन हमेशा यही होता है कि आरजेडी पर विरोधी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप पर आरजेडी के नेता घिर जाते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद आरोपी बनाए गए हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव सहित लालू परिवार के कई सदस्य लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी हैं। और आइए जान लेते हैं अब कि किन किन घोटाले में लालू परिवार आरोपी है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, हेमा यादव आरोपी हैं। दूसरी ओर IRCTC घोटाला है, जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव आरोपी बनाए गए हैं, जबकि लालू प्रसाद चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। वहीं देखिए दूसरी ओर, यानी कि अब जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं तो एक तरफ तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी ओर नीतीश कुमार हैं, जिनकी छवि अब तक बेदाग रही है। नीतीश कुमार की बात कर ली जाए तो उन पर अब तक कोई भी ऐसे आरोप नहीं है, उनकी छवि बेदाग है। अब तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, ताकि जब सबके दामन पर दाग होंगे तो फिर कोई आरोप कैसे लगा पाएगी। यही वजह है कि आरोपों के जरिए तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के आरोपों की धार को कूंद करना चाहते हैं और इसीलिए वो अब सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों का जवाब भी लगातार एनडीए के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात उस बयान की जिसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि वो लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते, मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है। चिराग पासवान ने ये बातें एक निजी चैनल से बातचीत में कही, जिसे उनके समर्थक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और अब नेता इसके सियासी मायने निकाल रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। चिराग की गिनती देश के उभरते हुए नेताओं में होगी। चिराग ने पिता रामविलास पासवान की छत्र छाया में राजनीति की शुरुआत की, लेकिन पिता के निधन के बाद पार्टी टूटी तो नई पार्टी का गठन किया और खुद को साबित किया। अब चिराग का कहना है कि वो लंबे समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहते, वो बिहार लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग ने ये बातें एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में कही, जिसे उनके समर्थक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। गठबंधन की मर्यादाएं भी है, सीमाएं भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दिन चिराग पासवान जी को, जो निकट भविष्य में ही हो, बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वहां उनको बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिले। बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति और उनके दलितों के हित में किए गए फैसलों को लेकर चिराग जी का यह स्वागत योग्य कदम है। साथ में सियासत भी खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से एक नया प्रयोग शुरू करने का विपक्ष के नेता इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चिराग पासवान के बहाने माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी की बेड़ा पार लगा देगी। इस बार तो लंका लगना तय है। तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि चिराग के बिहार में सक्रिय होने से क्या दिक्कत है। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है, हम तो सबका स्वागत करते हैं। अब चिराग की क्या मंशा है, ये तो वही जानते होंगे। फिलहाल उनके बयान पर चर्चा जरूर तेज हो गई है और कहते हैं कि राजनीति में चर्चा में रहना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। चुनाव के पहले दिए गए चिराग पासवान के बयान के मायने को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि चिराग पासवान ने क्या कहा।
देखिए, चिराग पासवान ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, यानी कि बिहार मुझे बुला रहा है। मेरे पिता केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रह सकता हूं। अब सवालों के जरिए बयान के मायने आपको समझाते हैं। जैसे ही चिराग पासवान का यह बयान आया तो सवाल सबसे पहला यह कि चिराग पासवान क्या बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं? क्या 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान? और क्या चिराग पासवान ने 2030 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब अब तलाशे जा रहे हैं। देखिए, अब चिराग पासवान के बयान के मायने आपको समझाते हैं। देखिए, चिराग पासवान एक महत्वाकांक्षी नेता है। जरूरत पड़ने पर चिराग पासवान बोल्ड फैसला लेने से पीछे नहीं हटते हैं। माना यह जाता है कि चिराग पासवान की वजह से ही साल 2014 में एलजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था और रामविलास पासवान यूपीए को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। उसका कितना फायदा हुआ है ये सबके सामने है। यही नहीं, चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए से नाता तोड़ लिया था और अकेले चुनाव मैदान में चले गए थे। हालांकि 2020 के चुनाव में उनको नुकसान जरूर हो गया, लेकिन फिर 2024 में चिराग पासवान और ज्यादा मजबूत होकर निकले। अब चिराग पासवान के बयान के मायने समझने के लिए आपको 1990 के बाद से अब तक की बिहार की राजनीति को समझना भी जरूरी है। देखिए, 1990 के बाद से बिहार की राजनीति तीन बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार करीब 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रामविलास पासवान का ज्यादा ध्यान केंद्र की राजनीति पर रहा, तो कभी वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अब चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। उनके द्वारा जो पार्टी बनाई गई उस पार्टी को संभाल रहे हैं, तो रामविलास पासवान ज्यादा केंद्र में रहे तो बिहार के सीएम वो नहीं बन पाए। हो सकता है कि चिराग की नजर अब बिहार की उस सबसे बड़ी कुर्सी पर हो। चूंकि बिहार में सालों से जाति की सियासत होती आई है, तो ऐसे में जातिगत आबादी के अनुसार देखें तो बिहार में दलित आबादी 19% के करीब है। इसमें भी पासवान जाति की आबादी 5.3% से ज्यादा है, जिस जाति से चिराग पासवान आते हैं। यानी चिराग पासवान की पार्टी को 6% या उससे ज्यादा वोट मिलता रहा है। हालांकि रामविलास पासवान ने जब एलजेपी का गठन किया था, तब चुनाव में एलजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा रहा। पिछले 5 चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो फरवरी 2005 में रामविलास पासवान की पार्टी को 12% वोट मिले थे और 29 सीटों पर जीत मिली थी। 2005 अक्टूबर में सीटों की संख्या तो घट गई, सीटें महज 10 मिली, लेकिन वोट परसेंटेज फिर भी ठीक रहा। अक्टूबर 2005 में एलजेपी को 11.10% वोट मिले थे, लेकिन 2010 से एलजेपी के वोटों में गिरावट होने लगी। 2010 में एलजेपी को 6.74% वोट मिले और 3 उम्मीदवार चुनाव जीत पाए। 2015 में वोट परसेंटेज घटकर 4.80 रह गया और मात्र 2 उम्मीदवार ही जीत सके। लेकिन 2020 में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को मिले वोट परसेंटेज को बढ़ाकर 5.06% कर दिया, लेकिन सीट महज उन्हें एक ही मिली। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 में चिराग पासवान की पार्टी की जीत का जो स्ट्राइक रेट था बहुत अच्छा रहा। ऐसे में हो सकता है कि चिराग पासवान की 2030 में बिहार में बड़ी भूमिका की इच्छा हो यही वजह है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में चिराग पासवान अपनी एक बड़ी भूमिका देखते हैं और शायद उसी रणनीति के तहत चिराग पासवान ने अभी से ये बयान दे दिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात तो आईएएस अधिकारी की, जिसे बिहार में लगभग सभी लोग जानते हैं। के पाठक, चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। के पाठक कैबिनेट सचिवालय में अपर सचिव यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर योगदान देंगे।
जिनका नाम सुनकर शिक्षकों के माथे पर पसीना आ जाता था, जिनके बारे में जानते ही भूमाफिया भाग खड़े होते थे, जो सही बात पर नेताओं से भिड़ने में भी गुरेज नहीं करते थे, वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक हैं। अपनी हनक और ठसक के साथ अफसरी के लिए चर्चित आईएएस अफसर के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। वे कैबिनेट सचिवालय में अपर सचिव यानी एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर योगदान देंगे। केशव कुमार पाठक यानी के पाठक 1990 बैच के उत्तर प्रदेश के रहने वाले मूल रूप से निवासी हैं और बिहार में उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। वे बेहद अनुशासित, स्पष्ट वक्ता और फैसले लेने वाले अफसर के रूप में जाने जाते हैं। अभी तक बिहार सरकार के राजस्व परिषद में अपर मुख्य सचिव का पद संभाल रहे के पाठक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। के पाठक बिहार के सीएम नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों में से एक हैं। नीतीश कुमार को जहां जहां व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत समझ में आई, वहां के पाठक को तैनात कर दिया, चाहे वो शराबबंदी लागू करने की बात हो या फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का मामला। शराबबंदी हो, शिक्षा विभाग हो या फिर राजस्व विभाग, इन सभी महत्वपूर्ण विभाग में के पाठक ने जो काम किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि उनका विवादों से भी गहरा नाता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।